आज आप लोगों को आईने अकबरी चैप्टर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो 8 अंक स्तरीय है। उसका आंसर आप लोग आराम से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करके जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। एक इतिहासकार के रूप में अबुल फजल की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आंसर देखिए, अबुल फजल मुगल दरबार का शाही इतिहासकार था। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में उसे अपने काल का इतिहास लिखने को कहा था। तब जाकर उसने अपनी सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छी कृति अकबरनामा का सृजन किया, ने लिखा। अकबरनामा में अबुल फजल ने आदम से अकबर के शासन के 46वें वर्ष अर्थात 1602 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। अबुल फजल आदम का जन्म 7000 वर्ष पूर्व बताते हैं। यानी इंसान का जन्म, अबुल फजल बोलते हैं कि इंसान का जन्म जो है वो 7000 वर्ष पहले हुआ है, लेकिन ये गलत है। अकबर को वे आदम के 52वें पीढ़ी के बाद का वंशज बताते हैं। अकबर की वंशावली का आरंभ आदम से करके उसे एक धर्मनिरपेक्ष वंश तक अर्थात मुगल वंश के अकबर तक लाते हैं। इस महाग्रंथ को लिखने हेतु उन्होंने अलबरूनी कृति तहकीके हिंद एवं बाबर कृति बाबरनामा सहित अनेकोनेक ग्रंथों की मदद ली है, मगर उन्होंने जिन स्रोतों से सूचनाएं ली उनका उल्लेख नहीं किया है। यानी जहां से वो लिखे उनका बारे में जिक्र तक नहीं किया है। अबुल फजल ने अकबर को एक नायक के रूप में चित्रित किया है। उसने अकबर को इंसाने कामिल माना, जिसकी कोई गलती ही नहीं हो सकती। उसने लिखा है अकबर के बारे में कि अकबर से कोई गलती तक नहीं हुआ। अर्थात अबुल फजल अकबर का एकमात्र प्रशंसापरक पक्ष ही सामने लाता है। ठीक है, यानी कोई ज्यादा करीब रह करके कोई लिखेगा कोई चीज तो उसको गलत तो नहीं लिखेगा, उसका अच्छा ही लिखेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि इतिहास के स्रोत के रूप में आईने अकबरी का वर्णन कीजिए। आंसर है, आईने अकबरी अकबर कालीन कृषि का इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आईने अकबरी का तीसरा भाग अकबर कालीन कृषि संबंधों का जानकारी का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें तत्युगीन कृषि, खेती की, जुताई की, करों की वसूलों, राज्य एवं जमींदारों के संबंध आदि की विस्तृत बहुत अच्छी सी जानकारी मिलती है। आईने अकबरी का तीसरा भाग में कृषि एवं भू राजस्व संबंधित ब्यौरे दिए गए हैं। रबी एवं खरीफ फसलों पर मालगुजारी की दरें इसमें दी गई है। राज्य में भूमि वर्गीकरण, विभिन्न प्रांतों की राजस्व दरें एवं आईने दहसाला के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में लागू राजस्व दरों का विवरण इनमें मिलता है। अकबर कालीन 12 सूबों का वर्णन इसमें किया गया है। हर सूबे की महलवार मालगुजारी की तालिकाएं इसमें दी गई है। इसमें कोतवाल, फौजदार एवं काजी आदि की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का वर्णन भी मिलता है। मुगल काल में महिलाएं कृषि उत्पादन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुटी रहती थी। पुरुष वर्ग हल चलाकर खेत जोतता था। महिलाएं बुआई, निराई एवं कटाई के अलावा पकी फसल से दाना निकालने का कार्य भी करती थी। वस्तुतः लिंग बोध का फर्क विद्यमान नहीं था, यानी लिंग बोध का फर्क नहीं था अकबर काल में। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल काल में महिलाएं कृषि उत्पादन एवं
दस्तकारी के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उनकी स्थिति अच्छी थी। इसका मतलब कह सकते हैं कि आईन अकबरी में अकबर काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्पष्ट कीजिए कि आईन अकबरी आज भी अपने समय का असाधारण ग्रंथ है। बताइए कि आईन अकबरी आज के समय में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, देखिए, स्पष्ट कीजिए कि आईन अकबरी आज भी अपने समय का असाधारण ग्रंथ है। असाधारण का मतलब इसके जैसा अभी तक कोई ग्रंथ नहीं है, अच्छा ग्रंथ है। आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक 3 भागों में लिखी गई थी। अकबर के शासनकाल का सकारात्मक पक्ष पेश करना इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य था। मतलब जो भी अकबर अच्छे कार्य किए थे उसी को दर्शाया गया है। यह एक ऐसा काल था जिसमें एक मजबूत संतधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रख रखाव था। आईन अकबरी अपने काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आईन अकबरी आज भी अपने समय का असाधारण ग्रंथ है जिन्हें विभिन्न बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। पहला, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह मुगल काल की बारीकियों से अवगत कराता है। दूसरा जो पॉइंट है, यह ग्रंथ किसानों का विस्तृत वर्णन कराता है क्योंकि किसान अपने बारे में स्वयं नहीं लिख सकता था। तीसरा है, आईन अकबरी उस समय लिखे गए कंपनी के दस्तावेजों को समझने में भी सहायता करता है। चौथा है, आईन अकबरी राजधानी के अतिरिक्त दूर दराज के क्षेत्रों का भी विवरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न की ओर अब चलते हैं। मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न है। आंसर देखिए, अबुल फजल के ग्रंथ आईन अकबरी से मुगल काल में प्रचलित जमींदार प्रथा की जानकारी मिलती है। जमींदार प्रायः ऊंची जाति के होते थे। अबुल फजल बताता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर अपनी पकड़ बना रखी थी। जमींदारों के बारे में निम्न तथ्य प्रमुख है। पहला, जमींदार प्रायः समृद्ध होते थे। उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन मालिकायत कहलाती थी। इस जमीन पर जमींदार दिहाड़ी के मजदूरों से काम करवाता था। कुछ ये जो है 5वां नंबर में भी एक प्रश्न था। दूसरा पॉइंट है, जमींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र के किसानों से कर वसूलता था। जमींदार का तात्पर्य भूमि उत्पादन पर जमींदारों का एक दावा था जो राज्य की भू राजस्व की मांग के साथ साथ चलता था। तीसरा जो है, जमींदार हमेशा आनुवंशिक होते थे। जमींदारों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त थे। चौथा, जमींदारों को राजस्व वसूल करने के बदले कुल राजस्व का एक हिस्सा मिलता था। सरकारी आंकड़ों में यह हिस्सा 10% बताया गया है। 5वां जो है, जमींदार अपनी मालिकायत की जमीन को बेच भी सकते थे। वे प्रायः हाट बाजार का आयोजन करते थे जहां कृषक अपनी फसल बेचने आते थे। 5वां जो प्रश्न है यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ये 8 अंक का स्तरीय है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। आईन अकबरी के गुणों और सीमाओं की परख कीजिए। यानी आईन अकबरी के गुण और दोष के बारे में लगभग बताइए। गुण और सीमाओं कहाँ तक था? आंसर देखिए, आईन अकबरी के गुण। अबुल फजल द्वारा लिखित आईन अकबरी अकबर कालीन इतिहास को जानने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें छोटी से छोटी जानकारी मिल जाती है। तीसरा है, अकबर पर कार्य करने वाले
शोधार्थियों को यह अत्यंत मददगार है। जो अकबर के कार्य करने वाले शोध जो करते हैं अकबर कालीन, उसमें ये बहुत ही मदद मिलता है आईने अकबरी। आईने अकबरी के दोस्त। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल चूंकि अकबर का मित्र था, अतः उसने उसके काल की किसी भी बुराई को ग्रंथ में नहीं लिखा। यह पहला दोस्त है, सही बात है। दूसरा जो है, आईने अकबरी में इतनी अधिक सूचनाएं दी गई कि उनका समकालीन किसी भी स्रोत से मिलान संभव नहीं है। अतः इतिहास लेखन में इसको स्रोत के रूप में उपयोग करने वाले इतिहासकार यानी इतिहास वेदित की दृष्टि वैज्ञानिक होना आवश्यक है। समझ में आ रहा बात को? अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा, और समझ में आया है तो भी कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।